विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग और उसमें हम मध्यकालीन इतिहास पे थे। आज हमने करना है रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर और 1240 यानी 1236 से लेकर 1240 तक शासिका रही कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया यानी उसकी बेटी शासक बने, मतलब अगली सुल्तान बने। लेकिन क्या हुआ कि जो जितने भी अमीर लोग थे, अमीर मतलब यहाँ पे रिच से नहीं है, अमीर का मतलब यहाँ पे नोबल से है, जो नोबल सरदार थे इनके, उन्होंने क्या कर दिया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बिठा दिया गद्दी पर। रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ थी शाह तुर्कान। तो दोनों जो शाह तुर्कान थी वो क्या हो गया, बड़ी निर्दयी महिला थी, अति महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने आतंक का शासन चला दिया, मतलब हत्याएं और बहुत सारा जिसे बोलते हैं टैक्स लगाना और लूटमार, ये सब चीजें करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि दिल्ली की जनता क्या हो गई, परेशान हो गई। बाद में एक दिन रजिया जो नमाज होती है उसमें लाल कपड़े पहनकर गई, क्योंकि न्याय चाहने वाला व्यक्ति उस जमाने में सुल्तान के दरबार में जब जाता था तो लाल कपड़े पहनकर जाता था। ये लाल कपड़े पहनकर गई और इसको दिल्ली की जनता ने कहा कि अब आप हमारी सुल्तान हैं, और उसको क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करनी पड़ी। ठीक है, तो रजिया बनी भाई। तो ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किस विजय के पश्चात? ग्वालियर विजय के पश्चात। कहाँ पड़ता है ग्वालियर? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश। अगर कभी ग्वालियर जाओगे, क्या देखने जाओगे? तो ग्वालियर का किला बड़ा प्रसिद्ध है, ग्वालियर का किला। और दूसरी चीज जो देखने जाओगे आप, तानसेन का मकबरा। किसका? तानसेन का मकबरा। कौन थे तानसेन? अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। कौन? तानसेन। ठीक है, उनका मकबरा। अब तानसेन जो है, उनका वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? वो तो हिंदू थे, उनका मकबरा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि अकबर के यहाँ रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया था, इसलिए उनका मकबरा बोला जाता है। उनको दफनाया गया बाद में। रामतनु पांडे नाम था उनका। क्या नाम था? पांडे जी थे। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा, ये किसके राग इंट्रोड्यूस किए गए हैं? आंसर रामतनु पांडे ऑब्लिक हाजी तानसेन। ठीक है, और बताते हैं कि जो तानसेन के गुरुजी थे उनका नाम था हरिदास जी। क्या नाम था? और हरिदास जी के दो शिष्य थे, एक का नाम था बैजू बावरा। क्या नाम था? बावरा नहीं था वो, पहले, बाद में हो गया बैजू बावरा। और दूसरा थे तानसेन। गुरुजी ने कहा था कि बैजू बावरा नंबर 1 पर है। क्या है? नंबर 1 पर है। लेकिन नंबर 1 पर कौन रहे आगे चलकर? तानसेन रहे, क्योंकि वो बावरा बोला जाता है उनको। बावरा मतलब क्या? अपर स्टोरी अनसाउंड माइंड हो गए बाद में। ठीक है, चलिए जी। तो ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित कराया। अब आपको ग्वालियर याद रहेगा मेरे ख्याल से। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों और अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। रजिया के काल में ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया, यानी दिल्ली की जनता ने बोला, बिठाया किसको? रजिया को गद्दी पर। ठीक, उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया। वो प्रसिद्ध अमीर कौन थे? निजामुल मुल्क जुनैदी, ये नाम याद करने पड़ते हैं। निजामुल मुल्क जुनैदी। दूसरा था मलिक अलाउद्दीन जानी। अगला था मलिक सैफुद्दीन कूची। अगला कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी। मलिक इजुद्दीन सलारी। तो ये बड़े बड़े सरदार थे, इनके अंदर महत्वाकांक्षा आ गई थी, है ना, और इन्होंने खुद राजा बनने का प्रयास किया, सुल्तान बनने का प्रयास किया। बल्कि एक जगह पर उत्तर प्रदेश वालों ने क्वेश्चन पूछा कि रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो 2 कारण था। क्या? तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा।
तो क्या हुआ कि जब एक महिला शासिका बन गई ना, और खासकर इस्लामिक समाज में, तो फिर पुरुषों के पास एक अस्त्र होता है, क्या करना, उसको क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि रजिया ने क्या किया, मैंने कहा कुबार कोट पहनकर दरबार में बैठने लगी, हाथी की सवारी करने लगी। उन्होंने कहा ये इस्लाम विरुद्ध है, महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, और महिलाओं के क्या चरित्र पर क्या, सबसे बड़ा जो अस्त्र होता है, जब पुरुष हार रहा होता है तो उसके पास क्या होता है, एक अस्त्र, महिला के चरित्र पर क्या करते हैं, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। उसका नाम याकूत के साथ जोड़ा जाने लगा, जो कि क्या था, अमीर आखुर था, यानी एक शाही घुड़साल, जो शाही घुड़साल होता है उसका अध्यक्ष था एक, कौन, याकूत। उसके साथ उसके रिलेशन बता दिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जनता के बीच में एक तरह का क्या हो गया, दुष्प्रचार शुरू कर दिया उसका। तो इस प्रकार से उसका पतन करना क्या हो गया, आसान हो गया किनके लिए, तुर्क जो अमीर सरदार थे। तो उसमें मैंने कहा ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी। ये नाम आपको बड़े अटपटे लगेंगे, क्योंकि आपने बचपन से ये नाम नहीं सुने होंगे। आपको बार बार मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, बार बार मुंह के बाहर क्या करना पड़ेगा आपको, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी, बार बार मुंह से बाहर क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब वो टंग पर बैठेंगे, कंठ पर बैठेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पुरुषों के समान कुबा बोलते हैं कोट, कुबा कोट पहनना शुरू कर दिया, और कूला टोपी पहनकर दरबार में बैठने लगी, और शासन का कार्य को वह स्वयं संभालने लगी। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, एक था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, उसको रजिया ने बदायूं का अख्तादार मतलब जिसको इख्ता दी जाती है, इख्ता मतलब जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, वेतन के बदले जागीर, तो जिसको मिलती थी उसको बोलते थे इख्तादार या अख्तादार। तो बदायूं का अख्तादार क्या कर दिया, बना दिया, और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद दिया उसे, और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को तबर हिंद यानी भटिंडा का अख्तादार नियुक्त कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह कि जिसको उसने क्या किया, जिसको उसने बड़े पद दिए, बड़ी अख्ताएं दी, उन्होंने भी क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है। तो तबर हिंद किसको बोलते थे, भटिंडा का अख्तादार किसे नियुक्त किया, अल्तुनिया को नियुक्त किया गया। एक अबिसीनियाई हबसी, अबिसीनिया बोलते हैं इथियोपिया को, अफ्रीका में अगर आप जाएंगे, ये इथियोपियन हाईलैंड है, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको इथियोपिया बोलते हैं। हाईलैंड है ये, मतलब पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। कैसा, इसका पुराना नाम जो इथियोपिया है उसका पुराना नाम क्या था, अबिसीनिया। यहां से एक मतलब जो अफ्रीकी था वो दिल्ली सल्तनत में था, जिसका नाम क्या था, जलालुद्दीन याकूत। क्या नाम था, जलालुद्दीन याकूत। तो अबिसीनियाई हबसी अफसर को, जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान बनाया गया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। अब रखती थी या नहीं रखती थी, मैंने बता दिया आपको कि जब महिला के साथ क्या, महिला उच्च पद पर है, पुरुषों की नहीं चलती है, तो वहां पर उस पर चारित्रिक हनन का दोष लगाया जाता है। ऐसे ही बोला गया कि भाई याकूत के साथ इसके प्रेम प्रसंग है, किसके, रजिया के। इतना समझ में आ गया, क्योंकि रजिया ने उसको क्या किया था, शाही घुड़साल का अध्यक्ष बनाया था। अब होता भी है भाई, एक अफ्रीकी है, उसको क्या कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में बड़े बड़े सरदारों को छोड़कर उसको अमीर आखुर बना दिया। यानी राजा के राज्य के जितने भी राजकीय घोड़े हैं, यानी सरकारी जो घोड़े हैं, उनका अध्यक्ष कौन है। और घोड़ों की संख्या मैंने कहा ऐसे 1 2 3 4 में नहीं है, हजारों में होती थी घोड़े, है ना। उनका दाना पानी सारा जो हिसाब किताब करना पड़ता था घोड़ों का, वो कौन, घोड़ों की देख रेख करने वालों को वेतन देना, ये सब काम किसका होता था, अश्वशाला के प्रधान का होता था, ना अमीर आखुर का होता था, ठीक है। अच्छा, 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। किसने, जिस अल्तुनिया को उसने भटिंडा का अख्तादार नियुक्त किया था ना, तबर हिंद भटिंडा का अख्तादार, उसने विद्रोह कर दिया। ये बड़ा पावरफुल था अल्तुनिया। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। इस पर बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। रजिया ने, अब एक रास्ता निकला, रजिया ने कहा भाई जो विद्रोही है, अगर मैं उसी के साथ निकाह पढ़ लूं तो, निकाह मतलब विवाह कर लूं तो इसने क्या किया, रजिया ने क्या किया, अपना साम्राज्य बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुई और 13 अक्टूबर 1240 को उसकी हत्या कर दी गई। यहां से क्वेश्चन बनता कि कहां पर की गई हत्या, कैथल हरियाणा में, कैथल
हरियाणा में, और बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से सरदारों ने खुद नहीं की, हिंदू डाकुओं से करवाई इसकी हत्या की। तो इसलिए अलग से कंसिडर किया जाता है कि कैथल हरियाणा में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या किसने की? हिंदू डाकुओं ने कर दी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदू डाकुओं से नहीं पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा? कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? कहां पर की गई? कैथल हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और मैंने कहा यह षड्यंत्र था कि जो डाकू रहे होंगे, डाकुओं का तो कोई धर्म नहीं होता है, तो जो हिंदू, ऐसे लिखा उस तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा हिंदू डाकुओं ने कर दी, ताकि क्या हो कि जनता में ये ना फैले कि भाई उसके सरदारों ने की। अगर उसके सरदारों ने की होती तो सरदारों के प्रति क्या होता? प्रजा का रोष हो सकता था उत्पन्न। रोष मतलब समझ रहे हो? गुस्सा, ठीक है। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों ने सहयोग किया था। दिल्ली की सेना भी उसके साथ थी जब उसका राज्यारोहण हो रहा था, जनता भी साथ थी, अधिकारी भी साथ थे। लेकिन रजिया की असफलता का जो मुख्य कारण था वो तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा है। तुर्की गुलाम सरदारों ने सोचा अरे महिला है, इस्लाम में क्या है कि महिला को, मैंने कहा, बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया था, चलो ऐसा है कि क्या कर देते हैं, इसको सुल्तान बना देते हैं, बाकी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेंगे? हम करेंगे। अब महिला थी क्या, उसके अंदर सारे बादशाही गुण थे। वो जब सुल्तान बनी तो उसने खुद अपना कार्य क्या करना शुरू कर दिया, खुद डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए, खुद क्या बड़े बड़े फैसले लेने लगी, पुरुषों के समान क्या कुबा कोट पहनने लगी, हाथी पर बैठकर पूरे नगर की सवारी करने लगी। तो ये चीज उनको पसंद नहीं आई। इनको, जो इस्लाम के मानने वाले थे, उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका मानना था कि नारी को किस में रहना चाहिए? पर्दे में रहना चाहिए। इसने पर्दा त्याग दिया। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रजिया के पतन का कारण क्या था या रजिया की सफलता का कारण क्या था, तो आंसर तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा है, ठीक है। कुछ इतिहासकार रजिया की सफलता का कारण उसके महिला होने को भी मानते हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उसके अंदर सारे बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय उसके नारित्व के। अगर वो नारी ना होती तो एक सफल क्या होती? सुल्तान होती। लेकिन वो नारी थी, इसलिए क्या हो गई? उसका पतन हो गया, मतलब उसको हटा दिया गया। एल्फिंस्टन ने कहा कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये अंग्रेज लिख रहे हैं, एल्फिंस्टन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। अब उसके बाद कौन बनता है भाई? मुइजुद्दीन बहराम शाह बनता है। ये तो बिल्कुल ही नालायक है बहराम शाह। 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद का सृजन किया। इस पद को बोलते हैं नायब ए मुमलकात। नायब ए मुमलकात। अब नायब शब्द का मतलब ये होता है कि राजा अगर अयोग्य है तो कोई ना कोई एक नायब नियुक्त होगा, नायब ए मुमलकात नियुक्त होगा। वही राजा के सारे कार्यों को क्या करेगा? देखेगा। राजा अगर विलासी है, राजा अगर अयोग्य है, तो राजा क्या करेगा? अपना बैठा रहेगा, खाएगा पिएगा, आनंद लेगा, विलासिता में डूबा रहेगा। लेकिन बाकी सारा काम, सारी शक्तियां जो होंगी किसके पास होंगी? नायब के पास होंगी, ठीक है। तो नायब, यहां से जो बहराम शाह के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। बहराम शाह के समय में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नायब ए मुमलकात पद की जो सृजित किया गया वो किसके समय किया गया? आंसर मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय किया गया। किसके समय? इतना समझ में आ गया। अब नायब मुमलकात जो था वो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। यह पद एक संरक्षक के समान होता था। इसके संरक्षक बोलते हैं, जब कोई छोटा बच्चा है या कोई अयोग्य है तो उसके ऊपर जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? संरक्षक बोलते हैं, ठीक है। अगर वो पुरुष है तो संरक्षक, और अगर महिला है तो संरक्षिका। जैसे कई अवसरों पर हमने इतिहास में देखा है कि राजा मर गया, राजा का बेटा छोटा है, छोटा बच्चा है, तो उसकी जो राजा की पत्नी है वो संरक्षिका के रूप में क्या करती है? शासन करती है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको क्या करते हैं? राज्याभिषेक करते हैं उसको। तो ये भी एक प्रकार का क्या था? संरक्षक था, ठीक है। ये पद सबसे पहले रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता जो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था उसको मिला। तो नायब का पद, पहला नायब किसको बनाया गया? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, जिसने कभी रजिया के विरुद्ध क्या किया था? षड्यंत्र किया था। क्या किया था? षड्यंत्र किया था। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति और सत्ता, सत्ता के अब तीन दावेदार थे। एक सुल्तान था, एक नायब था और एक वजीर था। कौन कौन थे? सुल्तान, नायब और वजीर। इतना समझ में आ गया। उसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। किसके शासनकाल में?
बहराम शाह के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ। चलो जी, अब उसके बाद बैठता कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी अयोग्य ही है। ये 1242 से लेकर 1246 तक बैठता है। दो दो चार चार साल वाले हैं। कितने? 4 साल तक रहा, 1242 से 1246। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी, सुल्तान नाम मात्र का था। जिस 40 का गठन, 40 सरदारों का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। वो बड़े पावरफुल थे, है ना। इल्तुतमिश ने एक गलती कर दी, ठीक है, उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए 40 सरदार अपने सबसे वफादार रखे, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो, अगर इल्तुतमिश के साथ वफादार थे तो इल्तुतमिश के बच्चों के साथ या उनके बच्चों के साथ भी वफादार रहेंगे, क्योंकि वो पावरफुल हो गए, उनके पास क्या आ गई? विशेष शक्तियां आ गई। उन्होंने आगे चलकर क्या किया? इनको चैलेंज किया, किनको? जो उसके वंश में आ रहे हैं, इल्तुतमिश के वंश में। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में भी क्या हुआ? 40 दल का क्या रहा? वर्चस्व रहा, यानी 40 सदस्यों के पास थी समस्त शक्ति, सुल्तान क्या था? नाम मात्र का था। बलबन जो था इस समय वो अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अब इनके बीच में भी एक चालाकों में भी चालाक होता है। चालाकों में भी क्या होता है? शेरों में भी एक सवा शेर होता है। तो सवा शेर कौन था? बलबन। ये अभी खाली अमीर हाजिब है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि अमीर हाजिब का कार्य क्या होता था? तो दरबार में शिष्टाचार बनाने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? अमीर हाजिब का होता है। दरबार में शिष्टाचार, यानी जब दरबार में जाते हैं तो एक शिष्टाचार होता था कि सुल्तान के दरबार में जा रहे हैं तो भैया एक क्या तौर तरीका, ठीक है। माना कभी आपका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित हो गया, तो कैसे जाओगे आप? एक तरीका होगा जाने का, एक ड्रेस कोड होगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, चलने का एक तरीका होगा, है ना। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके चल गए, ठीक है। और महामहिम के पास जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? जब आपका नाम पुकारा जाएगा तब आप जाएंगे, जो आपको पुरस्कार मिलना होगा राष्ट्रपति महामहिम द्वारा दिया जाएगा। फिर ऐसे उस जमाने में सुल्तान के दरबार में जब जाते थे तो शिष्टाचार बनाए रखने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? अमीर हाजिब। यहां से समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन बनता है अमीर हाजिब का कार्य क्या था। अब बलबन अभी छोटा ही है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हो गया, यानी अब वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। कौन? बलबन। अब आता है कौन? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 1265 तक, 1246 से लगभग 20 साल रहा, ये 19 या 20 साल रहा। यह मधुर और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था और खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। बताया जाता है कि राजा होने के बाद भी कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था और उसको बेचकर जो पैसा मिलता था उसी से अपना भोजन क्या करता था? खाना पीना जो होता था कि वो कहाँ से होता था? कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर। मतलब उसका मानना था कि मैं मेहनत करूंगा और जो मिलेगा वही खाऊंगा। और इसकी जो रानी थी वो बलबन की बेटी थी। इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? बलबन की बेटी। और रानी होते हुए भी वो स्वयं इसके लिए खाना पकाती थी। इसके लिए ये नसीरुद्दीन महमूद। इतना समझ में आ गया? मिनाजुस सिराज ने अपनी किताब जो तबकाते नासिरी लिखी है उसी को समर्पित की है, नसीरुद्दीन महमूद को। अब मिनाजुस सिराज ने तो बड़ी प्रशंसा की है, पर भाई राजा के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। राजा इतना भी क्या लिबरल नहीं होना चाहिए, इतना भी लीनियंट नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी सुने ही ना। तो ये इसकी कोई सुनता नहीं था। अब ससुर कौन था? बलबन। अब बलबन क्या हुआ कि इसके टाइम पर नायब के पद पर आ गया। किसके पद पर आ गया? इसीलिए बोला जाता है कि बलबन ने 20 साल नायब के रूप में शासन किया और 20 साल स्वयं शासन किया। क्योंकि अब ये मर जाएगा ना, कौन? नसीरुद्दीन महमूद। यानी दामाद जब मर जाएगा तब ससुर जी गद्दी पर बैठेंगे। कौन बैठेंगे? और अगले 20 सालों तक क्या करेंगे? शासन करेंगे। समझ में आया? तो मिनहाजुस सिराज ने अपनी किताब तबकाते नासिरी किसको समर्पित की है? इसी नसीरुद्दीन महमूद के लिए की है। उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्रों के द्वारा उसी के शासनकाल में हटा दिया गया। मुख्य काजी, काजी बोलते हैं, काजी सुना है आपने? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये नहीं सुना? सुना ही नहीं। काजी जो होते हैं वो एक तरह से जो धर्म के जैसे पुरोहित होते हैं ना हिंदुओं में, वैसे मेन जो न्याय करना, इस्लाम के हिसाब से न्याय करना या इस्लामिक जो भी व्याख्या करना, वो सब किसका काम होता था? काजी का। मस्जिद के, हाँ नहीं, एक तरह से धार्मिक हेड भी हो गए काजी और साथ में न्याय के हेड भी हो गए। क्योंकि न्याय किस रूप में किया जाएगा? इस्लामिक रूप से किया जाएगा।
इस्लामिक न्याय होगा। क्या होगा? और इस्लामिक न्याय क्या है? आंख के बदले आंख। अगर आपने किसी की आंख फोड़ी है तो आपकी भी आंख फोड़ी जाएगी। अगर आपने किसी की जान ली है तो आपकी भी जान ली जाएगी। नहीं आया समझ में? हाँ, अगर जिसकी जान ली है उसके परिवार वाले पैसे की मांग करते हैं कि भाई इतने टंके दे दो, तो आपको छोड़ा जा सकता है। क्योंकि बताया जाता है कि इल्तुतमिश के किसी बेटे ने हत्या कर दी थी किसी गरीब की, तो उसकी माँ जो थी वो वहां तक आई, कहां तक? दरबार तक। और इल्तुतमिश ने उसको बहुत प्रलोभन दिए कि भाई पैसे ले लो, जितना टंका तुम बोलोगी इसको छोड़ दो। उसने कहा नहीं जी, सुल्तान जान के बदले क्या चाहिए? जान चाहिए। समझ में आया? तो क्योंकि न्याय दिखाना पड़ता था राजाओं को, सुल्तानों को, कि भाई हम बड़े न्यायप्रिय हैं। लेकिन मैंने कहा क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले के संबंधी पैसे मांग देते हैं, पैसे ले लेते हैं, चुप हो, मतलब माफ कर देते हैं, माफी दे देते हैं, तो फिर उसको छोड़ा जा सकता है, उसकी जान। समझ में आ गया? तो मुख्य काजी के पद पर था कौन? मिनाजुस सिराज, और षड्यंत्रों के द्वारा उसको उसी के शासनकाल में हटा दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्तियां जो थी वो बलबन के हाथों में थी, क्योंकि नायब के पद पर था और बलबन इसका ससुर भी था, तो सारी शक्तियां किसके हाथों में आ गई? बलबन के हाथों में आ गई। 1249 ईस्वी में बलबन को उल्लूग खां की उपाधि प्रदान की इसने, और सेना का पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुमलिकात का पद दे दिया। नायब मुमलिकात का पद दे दिया, सेना पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया, सेना पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया जो बलबन का विरोधी था, जो बलबन का विरोधी था। इनका नेता जो था इमादुद्दीन रेहान था। कौन था? इमादुद्दीन रेहान, या इसको वकील राय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वकील राय। अब ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा, इमादुद्दीन रेहान जो था वो भारतीय मुसलमानों के दल का नेता था एक तरह से। भाई दो तरह के मुसलमान थे ना, बल्कि तीन तरह के, अलग अलग तरह के मुसलमान थे। एक जो यहां पर पहले से थे मुस्लिम, एक जो टर्क थे, तुर्की जो मुसलमान थे, एक दक्कनी मुसलमान, पढ़ेंगे आगे चलकर हम, दक्कन के जो मुसलमान थे। ठीक है? तो जो भारतीय मुसलमानों के दल का नेता बना वो कौन बना? इमादुद्दीन रेहान। अब इसने एक भड़काना शुरू कर दिया किसको? नसीरुद्दीन महमूद, कि तेरे ससुर जो है वो क्या कर रहा है? सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा, कहीं ऐसा ना हो तेरी हत्या कर दे और सत्ता से क्या हो जाए, सत्ता को अपने हाथों में ले ले। तो नसीरुद्दीन महमूद ने क्या किया? अपने ससुर जी को, बलबन को कहा कि आप क्या करो, ये पद छोड़ो, नायब का पद छोड़ दो, और आपको मैं क्या कर रहा हूँ, जागीर दे रहा हूँ, वहां चले जाओ। तो बलबन बड़ा चालाक आदमी था, उसने कहा अगर मैं समझाऊंगा अभी तो ये तो भड़का हुआ है अभी, क्योंकि इसको भड़काया गया, कान भरे गए। चुपचाप उसने क्या किया? बलबन ने अपना पद छोड़ा और जहां पर उसको भेजा गया था वहां चला गया, वहां की जागीर संभालने लगा। अब इस बीच में नायब के पद पर कुछ समय तक कौन रहता है? इमादुद्दीन रेहान रहता है। इमादुद्दीन रेहान जो है वो एक धर्मच्युत है, यानी धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया, हिंदू है। वैसे ये हिंदू था इमादुद्दीन रेहान, बाद में इसने इस्लाम कबूल करके तब मुस्लिम बना था। ठीक है? ये शक्ति का अपहरण करता है, षड्यंत्रकारी है। ये उस समय के इतिहासकार लिखते हैं। कौन? यही लिखता होगा, तबकाते नासिरी का लेखक कौन? मिनाजुस सिराज। तो अब ये कुछ समय तक नायब के पद पर रहा। कौन? कौन? इमादुद्दीन रेहान, और इसका नाम क्या? वकील राय भी है। ठीक है? 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और उसका उत्तराधिकारी बना। अच्छा, इसको दोबारा बुलाया गया फिर बलबन को, जब काम नहीं चला तो बलबन को फिर दोबारा बुलाया किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने। इतना समझ में आ गया? अब इमादुद्दीन रेहान को क्या बोल रहे हैं? वो शक्ति का अपहरण करता, षड्यंत्रकारी, क्योंकि कान भरे थे किसके? नसीरुद्दीन महमूद के। तो कुछ एक छोटा सा शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें नायब के पद से हट जाता है बलबन, और उसकी जगह पे कौन आता है? ये आता है कौन? इमादुद्दीन रेहान। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन के नायब के पद से हटने के बाद कुछ समय तक उसका पद किसने संभाला? आंसर इमादुद्दीन रेहान, वकील राय ने संभाला। ठीक है? बाद में फिर उसके विरुद्ध भी वैसे ही षड्यंत्र किए गए जैसे इमादुद्दीन रेहान ने कहा। फिर इमादुद्दीन रेहान पर क्या आरोप लगे कि भाई ये तो हिंदू था, ये तो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना हुआ है, ये तो सच्चा मुसलमान नहीं है। फिर उसको हटाया गया, फिर बलबन को बुलाया गया। अब इसी बीच क्या हो गया? दामाद की मृत्यु हो गई किसकी? नसीरुद्दीन महमूद की। तो अब कौन बनेगा राजा? बलबन। सारी शक्तियां उसके हाथों में। नायब का मतलब ही यही होता है कि राजा के बाद सर्वशक्तिमान जो है वो कौन है? नायब है। नायब है मुमलिकात है। तो अब बलबन क्या करता है? 1265 से और 1287 ईस्वी तक
क्या करता है, सुल्तान बनता है। और ये बड़ा कलाकार आदमी, इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा आपको। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, ये इसकी समझ में आ गया, ये कलाकार ऐसा है कि इसकी समझ में आ गया कि करना क्या है। क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, रिस्पेक्टेबल स्थिति नहीं है। ये क्या करता है, ईरान जाता है। कहा जाता है, ईरान। अब ईरान में देखता है दरबारी शानो शौकत देखता है। क्या देखता है, दरबारी शानो शौकत देखता है, वहां के राजा को देखता है। वहां के राजा को देखता है तो वहां ये एक चीज नोट करता है कि वहां पर तो राजा को देवता मानते हैं। क्या मानते हैं, मतलब राजा को देवता मानते हैं। वहां के जितने भी कर्मचारी हैं, प्रजा है, जो भी है, राजा के पास जब जाते हैं तो पैरों को चूमते हैं, सिर झुकाते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दिल्ली सल्तनत में। वो जब ईरान से वापस आया ना, तो उसने उसी तरह से क्या किया, दरबारी शानो शौकत, क्या सबसे पहले दरबारी शानो शौकत पर क्या क्या खर्च किया। अपना दरबार वैसे लगाया, ऊंचा सिंहासन लगाया, खूब मतलब अट्रैक्टिव जिसे बोलते हैं, पर्दे वर्दे लगाए। साथ में उसने कहा जो भी मेरे सामने आएगा वो सिजदा करेगा। क्या करेगा, सिजदा मतलब सिर झुकाएगा पैरों में। पाइबोस, मेरे पैरों को क्या करेगा, चूमेगा। जब तक दरबार चलेगा जितने भी सरदार हैं मेरे, वो हाथ बांधकर खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। बैठने की अनुमति नहीं है। क्या नहीं है, बैठने की अनुमति नहीं है। और ये होता भी है, ये मनुष्य का वास्तविक गुण है कि अगर कोई ठेली पे कुछ बेच रहा है तो उसकी जान खा लेते हैं लोग। सही लगा, सस्ता लगा, आलू कितने रुपए किलो है, 10 रुपए है, तो तू ऐसा कर 6 रुपए किलो लगा, 8 रुपए किलो लगा, ऐसा बोलते हैं ना। और जब मॉल में वही आलू बिक रहा होता है 100 रुपए किलो, तो आपके मुंह से क्या नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। आप वहां पर स्टेटस होता है आपका कि अरे भाई मैंने अगर बोल दिया तो वो ये सोचेंगे गरीब है ना। और अमीर से अमीर व्यक्ति ठेली वाले से क्या करेगा, बार्गेनिंग करेगा। तो मॉल और ठेली में क्या अंतर हो गया, तो ये समझिए दिल्ली सल्तनत पहले ठेली पे चल रही थी, अब एक मॉल बना दिया गया और जनता को क्या किया गया, दिखाया गया, मतलब क्या, शानो शौकत दिखाई गई। और नियम बना दिए गए, तो नियमों का पहले विरोध होता है, बाद में जनता अभ्यस्त हो जाती है उसकी। अब सुल्तान के पैर भी चूमे जाने लगे, सुल्तान के पैरों पर सिर भी झुकाने लगे। साथ में इसने कुछ ऐसा बोल दिया क्या कि मैं तो क्या हूं भाई, मैं नियामत खुदाई हूं और मैं क्या हूं। इसने कुछ ऐसी बातें बोली जो जनता के दिल में बैठ गई, मन मस्तिष्क में बैठ गई। इसने कहा मैं अल्लाह की छाया हूं कि इस धरती पर। क्या हूं, मैं अल्लाह की छाया हूं, नियामत खुदाई हूं, है ना। साथ में इसने कहा राजा ऐसे ही नहीं बनते, देवताओं की इच्छा, अल्लाह की इच्छा से बनते हैं। किसके, इसने कहा मैं जिल्ले अल्लाह हूं और नियामत खुदाई हूं, ये दो चीजें बोली। साथ में इसने कहा शासक ऐसे ही थोड़े बनता है, उसके अंदर दैवित्व के गुण होते हैं। क्या होते हैं, और अल्लाह की इच्छा से बनता है। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो कौन है, राजा है। कौन है। अब मैंने कहा किसी भी झूठ को तब तक दोहराओ जब तक वो सच ना लगे जनता को। जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो यही होता है। अब वो माउथ पब्लिसिटी से हो, वो क्या हो, बार बार बोल के हो, तो मस्तिष्क को क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। इसने किया ऐसा, और बताया जाता है कि इसके दरबार में वास्तव में क्या था, हाथ बांधे खड़े रहते थे सरदार, ठीक है। और ये अजीब सा चरित्र था, इसका लंबा सा मुकुट था, उतनी लंबी दाढ़ी थी, पता नहीं कितने गज का तो इसका मुंह लगता था। जब ये दरबार में बैठता था तो हंसना मना था। अगर किसी ने कोई हंस गया तो बताया जाता है कि मृत्युदंड फांसी ले। क्या था, डर पैदा किया ना इसने। इसने कहा कि मैं भैया आम आदमी नहीं हूं, वैसे गुलाम था ये, इसके दिमाग में था कि मैं गुलाम हूं, जनता मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसने झूठ बोलना शुरू किया। इसने कहा कि वो फिरदौसी की किताब है शाहनामा, कौन सी, फिरदौसी की किताब है शाहनामा, मैं उसका जो सूरवीर पात्र है उस किताब का, अफराशियाब, मैं उसका वंशज हूं। क्या हूं, मैं उसका वंशज हूं। ठीक है जी, ये भी मान लिया जनता ने कि उसी का वंशज होगा, अफराशियाब का वंशज है। साथ में उसने कहा कि क्या, उसने ईरानी आदर्श को अपनाया। किसको अपनाया, ईरानी आदर्श को अपनाया, वही जो राजा के देवत्व के सिद्धांत को अपनाया। राजा के देवत्व सिद्धांत बोलते हैं कि राजा देवता होता है। देवता मैं हिंदी में बोल रहा हूं, पर जो उसकी अल्लाह की इच्छा या इस तरह से बोला उसने, इतना समझ में आ गया।
अपने पोतों के नाम भी इसने क्या रखे, ईरानी नाम रखे। आगे चलकर पढ़ेंगे आप, कैकुबाद, क्यूमर्स, ये जो नाम है ये ईरानी नाम है। कैसे नाम है? ईरानी नाम। ये टर्क नाम नहीं है। तुर्क नाम जो है, टर्क नाम जो है बलबन है, गयासुद्दीन बलबन, ये जो भी है। इसके बाद आप पढ़ते हैं कैसे, इसका बेटा है बुगरा खां। बुगरा खां का नाम तो चलो वैसा है, लेकिन बुगरा खां का जो बेटा है कैकुबाद, वो नाम जो ईरानी परंपरा से लिए गए। क्यूमर्स जो है वो ईरानी परंपरा से लिए गए। अरे भाई समझ में आया? बड़ा कलाकार था ये, सेना को भी बड़ा चाक चौबंद रखा है इसने। अंतिम समय तक ये नहीं बताता था कि कहाँ अभियान पर जाना है। सुबह सुबह पता चलता था, या जब मार्च करती थी सेना तब पता चलता था कि आज बंगाल पर अभियान करना है। ये सेना को एक्टिव रखने के लिए शिकार पे जाता था। अगर सेना बैठी रहेगी तो शराब पिएगी, मांस खाएगी तो क्या बन जाएगी? मोटी बन जाएगी। सेना का जो सैनिक होगा उसके क्या निकल जाएगा? पेट निकल जाएगा। तो क्या वो लड़ पाएगा? लेकिन उसको क्या करना है कि सेना को शेर के शिकार पर भेजना है। भाई शेर मारना है, चलो बाघ मारना है, तो सेना क्या करेगी? एक्टिव मोड पर रहेगी। किस पर रहेगी? तो ये वो काम करता है। इतना समझ में आ गया? बताया जाता है कि इसका एक भाई था जिसका नाम था शेर खां सुनफर। क्या नाम था? शेर खां सुनफर। मंगोलों के अटैक होते थे तो मंगोल जो थे वो शेर खां सुनफर का नाम सुनते ही, जैसे भारत की तरफ आ रहे हैं आक्रमण करने, और अगर उनको पता चल गया कि आगे शेर खां सुनफर बैठा हुआ, तो वहीं से वापस हो जाते थे। इतना डरते थे किससे? इसके भाई से। लेकिन इसे वहीं पर क्या हुआ, बढ़ती हुई शक्ति को देखकर जलन हुई, और पता नहीं क्या हुआ, इसने कहा कि जब से मैं राजा बना, एक तो उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, ना ही वो मेरे से मिलने आया। तो सिर्फ इस आधार पर गिफ्ट नहीं दिया, ना तो कोई नजराना भेजा, ना मेरे से मिलने आया, इसने क्या किया? अपने भाई को बुलाया, उसको जहर दिया, धीरे धीरे मार दिया। अब जैसे शेर खां सुनफर मरा ना, तो मंगोल फिर दोबारा आक्रमण करने के लिए क्या हो गए? प्रोत्साहित हो गए। अब इसने अपने लड़के को भेजा, और लड़का मारा गया मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। दरबार में बैठा था बलबन, सैनिक आया, सैनिक ने कहा महाराज क्या आपका पुत्र क्या हो गया? मारा गया, शहीद हो गया। शहीद ही बोलते हैं उसको, उसका जो राजकुमार बेटा है। तो कहा जाता है बलबन ना तो रोया ना हंसा, जैसे दरबार चलता है वैसे चलाता रहा। लेकिन उस समय का इतिहासकार कोई लिखता है कि उसके महल से उसके रोने की आवाज आती, यानी वो वहां पर नहीं रोया। अपने आप को कैसा दिखाया उसने? स्टिफ नेक्ड, आई डोंट वांट चेंज, है ना, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन क्या हुआ भाई, पुत्र शोक में तो रोएगा रोएगा, तो महल से रोने की आवाज आ रही। इतना स्ट्रिक्ट था कौन? बलबन। समझ में आया? और ये भी बताया जाता है जब ये मरा, तो उसके मरने के बाद कई समय तक लोग शोक मनाते रहे कि राजा हो तो भाई कैसा, बलबन जैसा। तो अनुशासन ऐसी ही चीज है। जब आपको अनुशासन में बांधा जाता है तो शुरू में बड़ा कष्ट होता है। माना आपको मैंने बोल दिया कि 4 बजे उठना है तो उठना है, क्या करना है? उठना है तो उठना है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो जाना है। आपको कम से कम 6 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आपको ये टाइम आपका ब्रेकफास्ट का, ये टाइम आपका लंच का, ये टाइम आपका डिनर का, ये इतने घंटे आपको सुबह पढ़ना है, इतना दिन में पढ़ना है, इतना शाम को पढ़ना है, इतना लिखना है। तो एक समय के बाद क्या होता है, ये जो मिट्टी का पुतला ये अभ्यस्त हो जाता है। शरीर जो है क्या है? मिट्टी का पुतला है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। एक समय के बाद आप क्या हो जाओगे? उसी अनुशासन के अभ्यस्त हो जाओगे। तब आप 10 बजे तक नहीं सो पाओगे। कितने बजे उठना पड़ेगा? फिर अपने आप नींद खुलेगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको 4 बजे उठाएगी। जब तक आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, तब तक आपको रात को ये लगेगा कि आज जीवन से कुछ क्या चला गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट चला गया मेरे ख्याल से। अगर आप कुसमय भोजन करेंगे, यानी आपकी टाइमिंग खराब होगी, तो आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल। ऐसे ही बलबन ने भी किया। तो कहा जाता है कि बाद में जनता क्या हुई? बड़ी परेशान हुई बलबन के जाने के बाद, क्योंकि बलबन के बाद बड़े अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं। क्योंकि बलबन का बेटा बुगरा खां है। बलबन के मरने के बाद बुगरा खां को बोलते हैं भाई तुम बन जाओ सुल्तान। बलबन मर गया, उसने कहा ना भैया मैं नहीं बनता, मैं जहां पर जाके, मैं जहां का सूबे, मतलब जो मुझे वो दिया गया क्षेत्र, मैं वहीं पे ठीक हूं। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि बलबन ने एक समय में बड़े कठोर दंड दिए। जैसे किसी को अभियान पर भेजा, वो असफल होके लौटा, तो उसकी खाल में भूसा भरवा दिया और उसको क्या कर दिया? टांग दिया गेट पे। क्या कर दिया? या एक मलिक बकबक था,
मलिक बकबक नाम था उसका, उसको कोड़े मार मार कर क्या कर दिया, मरवा दिया। अब बुगरा खां ने जब ये देखा तो बुगरा खां इतना डर गया कि बलबन के मरने के बाद भी डरा रहा। उसने कहा मुझे नहीं बनना सुल्तान, मैं क्या हूँ, ठीक हूँ, जहां पर हूं मैं अपना खुश हूँ, मुझे नहीं बनना सुल्तान। तो फिर क्या बताया था कि बुगरा खां का बेटा जो कैकुबाद है उसको बनाया गया। किसको? कैकुबाद। और कैकुबाद एक ऐसा बच्चा है जब तक अपने दादा के साथ रहा, अब दादा इतना अनुशासित तो पोता भी कैसा अनुशासित। और 17-18 साल का कैकुबाद, दादा मर गया, कौन, बलबन। कैकुबाद को मिल गई छूट। कैकुबाद ने इतनी शराब पी, इतना नाच गान देखा, बताया जाता कि 1-1.5 साल में उसे लकवा हो गया। तो कभी कभी बंदिशों से, जब बंदिशें अच्छी होती हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता की जो बंदिशें हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहुत बंदिश है कि 8 बजे घर आ जाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, अच्छा होता है आपके लिए। कैकुबाद के साथ, कैकुबाद भी बढ़िया था, बढ़िया बच्चा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे बंदिश खत्म हुई, बंदिशें मतलब रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए, वैसे ही कैकुबाद जी बर्बाद हो गए। और कैकुबाद को क्या हो गया, पैरालिसिस हो गई। ठीक है, फिर ट्यूमर्स बना। फिर एक खिलजी क्रांति पढ़ते हैं हम। खिलजी क्रांति मतलब फिर एक नया राजवंश आता खिलजी। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, काफी कुछ मैंने बता दिया। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से, नायब की हैसियत से, और 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। यानी लगभग वैसे शासनकाल 20 वर्ष का है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग उन्होंने 40 साल तक किया। किसने? बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इलबरी तुर्क था। टर्कों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो जो टर्क था वो किस प्रकार का टर्क था? इलबारी तुर्क था। बलबन ने द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना की। क्या की? इलबारी वंश की स्थापना, क्योंकि अब ये नया ब्लड आ गया यहां से बलबन से। पहले हमने पढ़ा कुतुबी, कुतुबी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका बेटा आराम शाह। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? शमशी, जिसमें कौन आता है? इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के वंशज। और अब यहां पर क्या हो गया? बलबन आ गया, तो ये नया वंश हो गया, एक तरह से गुलाम वंश के अंदर ही आ रहा है ये। अब ये हो गया क्या? बलबनी और इलबारी तुर्क है। क्या है? इलबारी तुर्क। तो बलबन ने द्वितीय इलबारी वंश की स्थापना की। 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने दिल्ली में बलबन को खरीदा था। यानी किसका दास था? इल्तुतमिश का दास था। कौन? और ये दासता से मुक्त नहीं हुआ था। जब ये राजा बना उस समय दासता से मुक्त नहीं हुआ। और मैंने कहा जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता था कि जो गद्दी पर बैठा हुआ सुल्तान की, वो तो दास बैठा हुआ है। इसीलिए तो इतने सारे वो रचे, इसने स्वांग रचे कि मैं नियामत खुदाई हूं, मैं जिल्ले अल्लाह हूं, मैं क्या बोलते हैं, फिरदौसी की जो किताब शाहनामा के सूरवीर पात्र अफरा शियाब का वंशज हूं, मुझे छोटा मोटा मत समझो, है ना। और बड़ा जिसे बोलते हैं कि अंगरक्षकों के साथ चलता था, जो नंगी तलवारें लेकर चलते थे अगल बगल, जैसे अभी चलते हैं ना बड़े बड़े नेता नहीं चलते, खूब सारी भीड़ चलती है, खूब सारी कारें चलती है, वैसे ही इसका काफिला चलता था। इसने छोटे लोगों से मिलना बंद कर दिया। इसने यहां तक बोला कि जब मैं किसी छोटे परिवार के व्यक्ति को देखता हूं, छोटे कुल के व्यक्ति को, तो मेरे शरीर की जो धमनियां है उसमें क्या रक्त क्या है कि उसका प्रवाह तेज हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि मेरा। ऐसी ऐसी बातें की इसने। यानी इसने कहा मेरे से जो मिलेगा वो सिर्फ नोबल्स मिलेंगे। कौन मिलेंगे? बड़े लोग जो होंगे, जो बड़े ओहदों पे होंगे वो मिलेंगे, आम आदमी नहीं मिलेगा मेरे से। अपनी पहुंच से क्या किया इसने? दूर किया। किसको? जनता को। और ये भी ध्यान रखना कि जनता रिस्पेक्ट भी उसी की करती है जो थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं। जो इजी अवेलेबल होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। और ये सब लोग जानते हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, ये सब लोग जानते हैं इस चीज को कि आप ज्यादा घुल मिल जाओगे, बीच में बैठ जाओगे तो वो बोलेंगे ये तो आम आदमी है, तब रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट कब मिलती है? ये जनता की कमियां हैं, कि यहाँ की जनता की खासकर ये रिस्पेक्ट कब देती हैं? जब काफिले चलते हैं, जब क्या चलता है, हुटर बजते हैं, जब क्या होता है, उससे बड़ी प्रभावित होती है यहाँ की जनता। जबकि विदेशों में उल्टा है। एक राष्ट्रपति जो होगा वो एक शॉपिंग मॉल में आम आदमी की तरह क्या करता है, एंट्री करता है, लाइन पर लगता है। कुछ देशों के हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर ऐसे काफिले नहीं चलते हैं, या यहाँ पे चमचों की फौज नहीं चलती साथ में। समझ में आया? ठीक। इसके लिए क्वेश्चन आता है कई बार, रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी थी? बलबन की थी। किसकी थी?
यानी कौन सा दिल्ली सुल्तान है जो अपनी रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है? आंसर सुल्तान बलबन। इतना समझ में आ गया। बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। क्या किए? विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। बलबन के राजत्व की पूरी जानकारी इतिहासकार बर्नी, इसका पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, क्या है? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा संकलित उसके वसाया में मिलती है। किसमें मिलती है? वसीयत जैसा वसाया करके है, जैसे नहीं लिखी जाती, तो जियाउद्दीन बर्नी ने वसय में लिखा है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। अब जो मेंस में क्वेश्चन बनेगा ना, वो बलबन के राजत्व सिद्धांत से बनेगा क्वेश्चन। री में तो ये आ जाएगा कि राजा के दैवत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किस दिल्ली सुल्तान ने किया? आंसर बलबन ने किया। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत मेंस में पूछेगा आपसे, तो आपको लिखना पड़ेगा उसको कि राजत्व सिद्धांत क्या था उसका। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन सी? एक, उसने कहा सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। ईश्वर नहीं बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। दूसरा, उसने बोलना सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी सुल्तान पे कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, यानी निरंकुश होना चाहिए। उस पर कोई मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए, यानी राजा जो होगा वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगा, खुल के जैसे जो उसको लगेगा वो करना है। उसने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। अल्लाह के बाद पैगंबर है, पैगंबर के बाद कौन है? सुल्तान। अल्लाह के बाद कौन है? पैगंबर। पैगंबर के बाद कौन है? सुल्तान। ऐसा कहा उसने। बलबन ने अपने आप को फिरदौसी की किताब शाहनामा के सूरवीर पात्र अफराशियाब का वंशज बताया और अपना शासन ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। क्या किया? ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। उसने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया। फारस का राजा जैसे ऊंची गद्दी पर बैठता था, है ना, बाकी सब लोग उसके पैर चूमते थे, सिजदा करते थे, उसी तरह से उसने क्या किया? अपने दरबार का गठन किया। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थी। उसने कहा भैया जागीरें ज्यादा बांटना भी खतरनाक होता है। ज्यादा जागीरें बांट दी, ज्यादा अगर जागीर हो गई, आप ज्यादा अमीर हो गए, आपके पास ज्यादा पैसा हो गया, आपकी सेना बड़ी हो गई, आप विद्रोह करोगे। इसलिए क्या किया उसने? जांच कराई। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और जागीरदारों को नगद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों के वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही, यानी इक्ता प्राप्त होती रही। ठीक है। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नायब जैसा कोई अधिकारी नहीं रहा, अर्थात नायब का पद समाप्त कर दिया गया। अब मैं देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं कि नायब पद का सृजन किसके समय हुआ? आंसर मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में। नायब मुमलकात जो है उस पद का सृजन किसके समय हुआ? क्योंकि बहराम शाह अयोग्य था। लेकिन बलबन के समय में नायब पद क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि बलबन खुद इतना एक्टिव था, उसे नायब की जरूरत नहीं, ना उसे वजीर की जरूरत थी ना उसको, क्योंकि वो वजीर भी रह चुका था और नायब भी रह चुका था। अब तो वो क्या था? सुल्तान था, तो ना उसे नायब की जरूरत थी ना उसे वजीर की जरूरत थी, इसलिए नायब पद समाप्त हो गया। किसके समय में? बलबन के समय में। यहां से समझ में आ गया आपके? ठीक है। तो नायब के पद को समाप्त कर दिया किसने? बलबन ने। उसने क्या किया? फिर सेना में भी छटनी की। उसने कहा ऐसे सैनिक जो सेवा के योग्य नहीं रह गए हैं उन्हें पेंशन देकर मुक्त कर दिया। उसने कहा भाई तुम्हारे बस का लड़ना नहीं है, अब पेट बहुत निकल आया है, ठीक है, उम्र हो गई है, अब नहीं लड़ पाओगे, ऐसा करो ये पेंशन लो और निकलो। आपकी जगह पर क्या आएगी? नए नए लड़के भर्ती किए जाएंगे। सेना में हमेशा क्या होते हैं? रंगरूट जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। नए लड़के जो होते हैं, नए अंग जो ब्लड होता है उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो लड़ने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं, है ना। चलो जी, इसलिए सेना में देखा होगा आपने सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है? फिटनेस पे, अनुशासन और फिटनेस। आपने सेना में कभी भी किसी का पेट निकलते हुए नहीं देखा होगा? देखा है? ऐसा नहीं होगा कि इतना बड़ा पेट होगा चल रहे होंगे। सेना में जो भी होंगे वो फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। जहां आप अनफिट हुए आपको बोला जाता है ओके टाटा बाय बाय। ऐसा ही बलबन ने किया।
बलबन ने चालीसा दल का दमन कर दिया। उसने कहा, सोचा उसने कि अगर ये 40 सरदार जो इल्तुतमिश के समय बने थे उसमें से कुछ मर गए थे लेकिन कुछ जिंदा थे ना, उसने कहा अगर ये जिंदा रहे तो मुझे कभी ना कभी गद्दी से क्या करेंगे, हटाएंगे। इसलिए उसने उन सभी की हत्या कर दी। इनकी चालीसा के जो बचे कुचे लोग थे उनकी हत्या कर दी। और उन्हीं चालीसा में एक आदमी शेर खां सुनफर भी था जो उसका भाई था, जो जिससे मंगोल डरते थे। क्या करते थे, उसको भी उसने जहर प्याला दिया, जहर धीरे धीरे देके मार दिया। बलबन ने ही सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। पहला व्यक्ति, पहला सुल्तान कौन है, बलबन है, जो कि हर तत्पर सेना रखने की शुरुआत करता है। यानी इससे पहले क्या था, इक्तादारों की सेनाएं आती थी, है ना, लड़ाई हो गई तो उनको बुला दिया, चलो भाई अब लड़ने चलो। उसने कहा नहीं, सेना हर समय क्या होनी चाहिए, तत्पर होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, योग्य व्यक्ति होने चाहिए सेना के अंदर। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसके गुप्तचर विभाग है ना, बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग को क्या बोलते थे, बरीद ए मुमालिक। ये याद करने पड़ेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं, बरीद डैश आई डैश मुमालिक। वहां पर जैसे हम यहाँ पे ए बोल रहे हैं ना, वहां पर आई लिखा होता है, तो आपने बरीद आई मुमालिक नहीं बोलना है, वहां पर भी क्या बोलना है, बरीद ए मुमालिक, MUMALIK, बरीद BARID, ठीक है, बरीद आए मुमालिक। समझ में आ गया। गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। किस पर, सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। सामंत कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे विद्रोह की तैयारी कर रहे हो, सामंत ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं विद्रोह की योजना बना रहे हो, क्योंकि सल्तनत को, जो राजा को जो खतरा होता है वो किसका होता है, विद्रोह का। किसका, विद्रोह का। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक अन्य विभाग, दीवाने अर्ज की स्थापना की। क्या की, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की, आंसर। और ये क्या था, एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था, दीवाने अर्ज नामक एक नए सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, आंसर बलबन ने की। ये याद रखना आपको, ठीक है। जितने भी सुल्तान क्या करेंगे, एक नए विभाग की स्थापना करेंगे या नए पद की स्थापना करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने मुइजुद्दीन बैराम शाह के समय कहा कि एक नया पद सृजित हुआ जिसको बोलते हैं नायब ए मुमलका। ऐसे ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या, दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसके समय की गई, आंसर बलबन के समय में की गई। हो गया। उसने यानी बलबन ने इमादुल मुल्क को सेना मंत्री यानी दीवाने आरिज नियुक्त किया और उसे रावत अर्ज की उपाधि दी। यानी पहला जो दीवाने अर्ज तो विभाग है और उसका जो हेड है उसको क्या बोल रहे हैं, दीवाने आरिज। दीवाने अर्ज विभाग है, डिपार्टमेंट है, और उसका जो हेड है वो एक आदमी है जिसका नाम क्या है, इमादुल मुल्क। कौन है, उसको उसने, ये दोस्त था उसका, कौन, इमादुल मुल्क, अपने मित्र को उसने क्या किया, दीवाने आरिज नियुक्त किया और उसे रावत अर्ज की उपाधि दी। क्या दी, रावत अर्ज की उपाधि दी। उसने कहा, बलबन ने, सिजदा, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना पड़ेगा जो भी मेरे से मिलने आएगा, और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना पड़ेगा, चुंबन करना पड़ेगा, किसका, पैरों। कितना गंदा होता है भाई, पैरों को चूमना मतलब। तो जो भी मिलेगा बलबन का वो क्या करेगा, पैर चूमेगा। और ये प्रथा ना आगे तक, बहुत आगे तक चलती रही। आगे देखते हैं आप, शाहजहां ने कहा मुगलों के समय में, उसने कहा भैया ये मत करो, ऐसा करो, झुको 4 बार, चार बार क्या करो, सलाम करते ना ऐसे। तो आपने कुछ पिक्चर, मुगलई पिक्चरें देखी होंगी, मुगले आजम वगैरह, वहां पर देखा होगा आपने, झुककर क्या करती हैं, जितने भी दासियां होंगी या कोई भी व्यक्ति आएगा तो झुककर क्या करेगा, 4 बार हाथ से क्या करेगा। उसने कहा ये प्रथा करो, ये पैर वैर चूमने की प्रथा क्या करो, खत्म करो। समझ में आता है, ठीक। लेकिन इसने कहा भैया सिर झुकाना पड़ेगा घुटनों पे बैठकर, और पाइबोज, सुल्तान के चरणों का चुंबन करना पड़ेगा। इस प्रथा को दरबार में शुरू कराया। ये प्रथा यहाँ की नहीं थी, ये ईरान की थी, और ये ईरान गया था, वहां से सीख कर आया था, ठीक है, जिन्हें गैर इस्लामिक समझा जाता था। तो ये जो प्रथाएं थी ये गैर इस्लामिक थी। इसके अतिरिक्त उसने दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज प्रारंभ किया। ये नए वर्ष पर होता है, पारसियों का त्योहार होता है नौरोज, भारत में भी मनाया जाता है। जिस दिन नौरोज होगा उस दिन राष्ट्रपति महामहिम जो होते हैं वो सबको बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे देश में पारसी लोग भी रहते हैं, और रिचेस्ट कम्युनिटी जो हमारे यहाँ वो कौन है, पारसी। टाटा, बिरला, है ना, अडानी, जो भी हैं
ये सब क्या है, पारसी है। तो पारसियों का त्योहार जो इंपॉर्टेंट वो है नौरोज, नए साल पर शुरू होता है। ये भी गैर इस्लामिक त्योहार था। इसको आगे चलकर कौन खत्म करता है, औरंगजेब। ये चलता रहता, मुगलों के टाइम तक चलता रहता। मुगल टाइम पर औरंगजेब बोलता है कि क्या ये तो भैया ये तो गैर इस्लामिक है, से खत्म करो। एक बार चेक करना नौरोज को किसने खत्म किया। बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने कहा जितने भी इक्तादार हैं भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, इसको रोकना पड़ेगा। तो क्या किया उसने, एक अधिकारी बिठा दिया जिसका नाम क्या था, ख्वाजा। ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। किसकी? हाँ, तो याद आया गाना एक, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अरे सूफीज्म में गाया गया एक गाना, अभी हाल फिलहाल में जो पिक्चरें आती है उसमें ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो सूफी संतों के लिए गाया जाता, वहां पर भी ख्वाजा बोलते हैं उनको। यानी आप हो तो भ्रष्टाचार क्या है, हम मतलब कोई गलत काम नहीं कर सकते, यानी आपकी नजर क्या है, हम पर है। ठीक है, ख्वाजा। उसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। किसने? नगद वेतन देने की व्यवस्था की। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया और यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिल खान का विद्रोह किसके समय हुआ? आंसर किसके समय? बलबन के समय में। कहां पर हुआ? बंगाल में। तुगरिल ने मुगिसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। बलबन ने इस विद्रोह का दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दे दिया। क्या कर दिया? इस विद्रोह को दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। मिला आंसर? औरंगजेब ने किया था नौरोजो कदम। ठीक है। भारत में अफगानियों का महत्व सर्वप्रथम नसीरुद्दीन के समय में ही प्रकट हुआ था। अफगानियों का महत्व सर्वप्रथम, मैंने कहा मुसलमानों में भी कैटेगरी थी। अफगानिस्तान से कौन आ रखे, प्योर टर्क कौन है, तुर्क कौन है, अफगानी कौन है, दक्कनी कौन है, हिंदू मुसलमान भारतीय मुसलमान कौन है, कन्वर्टेड कौन है, ये गुट बने इनके आगे चलकर, है ना। उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया और अपने ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मोहम्मद को वहां का शासन सौंपा। किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए शहजादा मोहम्मद मारा गया। क्या हो गया? इसी की कहानी सुना रहा था मैं। शहीद बोलते हैं इसको, शहजादा मोहम्मद को क्या बोलते हैं? शहीद। ठीक है। इसी की खबर आई थी दरबार में, जब बलबन बैठा होता दरबार में, भाई आपका पुत्र क्या हो गया, मंगोलों द्वारा मारा गया। तो ये अपना दरबार चलाता रहा और एक इतिहासकार लिखता है कि इसके महल से रोने की आवाजें आती है। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम क्या था? तोतिए हिंद था, भारत का तोता, तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। अब आगे चल के आपने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, अमीर खुसरो। इसके बारे में नाम सुना है? जो कहता था मैं हिंद का तोता हूं, मैं तोताए हिंद हूं की, अमीर खुसरो नाम सुना है? जिसके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत कौन? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते हैं? महबूब इलाही। क्या बोलते हैं? महबूब इलाही, यानी इलाही के महबूब कौन है? निजामुद्दीन औलिया। कहां पर है इनका मकबरा? कहां पर है? आंसर दिल्ली में। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन कहां पर है? दिल्ली में, उन्हीं के नाम पर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, है ना, महबूब इलाही। भाई अजमेर जाओगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज, उनका नाम क्या? उपनाम जरूर याद करने सूफियों के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है अजमेर में, और उनका नाम क्या है? गरीब नवाज। इनका नाम क्या है? क्या बताया मैंने? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया गुरुजी हैं और शिष्य कौन है? अमीर खुसरो, है ना। और अमीर खुसरो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ वो पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये सबसे पहले इसने जो अपना कैरियर शुरू किया वो शहजादा मोहम्मद के शिक्षक के रूप में शुरू किया। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो की जो अभी कई सुल्तानों का शासनकाल देखेगा ये, और ये तुगलकों तक चलेगा। खिलजी तो देखेगा सारे, साथ में कहां तक जाएगा?
तुगलकों तक, और इसीलिए इसकी लास्ट किताब जो है तुगलकनामा है। कौन सी है? तुगलकनामा, अमीर खुसरो। और किताबें कौन कौन सी हैं इसकी, बताओ। और ये बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये क्या करता है, नए नए आविष्कार करता है। इसने क्या किया, भारतीय वीणा, वीणा होती है माँ सरस्वती बजाती हैं जो, और ईरानी तंबूरा, उन दोनों को मिलाकर इसने क्या बनाया, सितार बनाया। क्या बनाया? सितार एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बड़ी अच्छी ध्वनि देता है ना संगीत में। तो इसने क्या किया, भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर क्या बनाया, सितार बनाया। तबले का आविष्कार भी इसी ने किया। इसने दक्षिण भारत में मृदंग बजता है और ढोल, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया इसने, तबला। क्या बनाया? तो तबले का आविष्कारक भी किसे माना जाता है, अमीर खुसरो। इसकी बहुत सारी किताबें हैं। एक तो मैंने बता दिया, अंतिम पुस्तक जो है तुगलकनामा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा, तुगलकनामा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी है ये पूरे खिलजियों का शासनकाल देखेगा। ये अभी बलबन के समय शुरू हो गया, ये तुगलक तक चलेगा, गयासुद्दीन तुगलक तक, और मोहम्मद बिन तुगलक से पहले, है ना, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु क्या होगी, क्या बताया मैंने, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। अब जैसे गुरुजी मरते हैं, गुरुजी के वियोग में ये भी मर जाता है। इसीलिए दिल्ली जब आओगे तो जहां पर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, उसके बिल्कुल बगल में ही, गुरुजी के बगल में, ख्वाजा अमीर खुसरो को दफनाया गया। तो दोनों के मकबरे, गुरु और चेले के मकबरे अगल बगल है, और ऐसा गुरु शिष्य प्रेम कम ही देखा गया है इतिहास में। ठीक है, चलो जी। किताब और कौन सी, खजाइनुल फुतू है। कौन सी? खजाइनुल फुतू या तारीख अलाई बोलते हैं इसको, खजाइनुल फुतू या तारीख अलाई। किरानुस सादेन है इसकी एक किताब। एक किताब इसकी मिफ्ताल फुतू है। इसकी एक किताब आशिका है। एक इसकी किताब देवल रानी व खिजर खां है। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम है खिजर खां। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम है खिजर खां, और एक राजकुमारी है देवल रानी। उन दोनों के प्रणय प्रसंग के बारे में लिखा इसने। क्या? देवल रानी व खिजर खां। ठीक है, तो और भी बहुत सारी किताबें वो आगे पढ़ेंगे, और फिलहाल मैं आगे बता रहा हूं कि विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसको तोता हिंद भी बोलता था अपने आप को कि मैं हिंद का तोता हूं, उसने अमीर, और एक और था अमीर हसन, इन दोनों ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। एक तरह से समझ लीजिए शहजादा मोहम्मद के गुरु थे, टीचर, है ना, ट्यूटर। अच्छा, उसने फारसी की महान कवि शेख शादी को भी निमंत्रित किया, परंतु वह अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सका। फारसी का महान कवि कौन? शेख सादी। इसको निमंत्रित किया बलबन ने, लेकिन वह अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ पाया। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना। मैंने कहा बुगरा खान ने तो मना कर दिया इसके बेटे ने। इसने कहा भैया मैं नहीं बन रहा राजा, मैं बंगाल में हूँ, यही ठीक हूँ, आप क्या करो मेरे बेटे को बना दो। तो कैकुबाद को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो एक अत्यंत विलासी और कामुक था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया, और राज दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं और संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। राजा ही जब विलासी होगा तो जो अधिकारी वर्ग होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। कौन? नौकरशाह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं फिर शासन को। इसीलिए बोला जाता है कि जो शासक है वो योग्य होना चाहिए, उसका डर होना चाहिए। किसके अंदर? सरदारों के बीच में और अधिकारियों के बीच में। जो बड़े सरदार होते हैं, मतलब नोबल्स जो होते हैं, उनके बीच में और अधिकारियों के बीच में क्या होना चाहिए? राजा का डर होना चाहिए। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई बलबन के समय में। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना, ये मैंने पहले बता दिया, सैन्य विभाग था। अमीरों के एक गुट के नेता आरिज ममालिक मलिक फिरोज जलालुद्दीन, है ना, कैकुबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। दरअसल क्या हुआ कि कैकुबाद के समय में जितने भी सरदार थे, उन्होंने कुछ हत्याएं करनी शुरू कर दी। लिस्ट बनाई गई, उसमें टॉप लिस्ट पे जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, एक सरदार जो था। सरदार मैं यहाँ पर सिख नहीं बोल रहा हूँ, सरदार मतलब नोबल्स की बात कर रहा हूँ, पावरफुल, जिनके पास पावर होती है। टॉप लिस्ट में नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका। और ये खिलजी जो थे प्योर टर्क नहीं थे। ये क्या नहीं थे? ये टर्क नहीं थे, ये अफगान के माने जाते थे मुसलमान। कहाँ के? कहाँ के भाई?
अफगानी मुसलमान माने जाते थे। इसका नाम टॉप पर था। इसने कहा यार ये मुझे मारे, इससे पहले जितने भी हैं मैं सबको निपटा देता हूँ। इसने क्या किया, सबकी हत्याएं करवा दी। क्या कैकुबाद वैसे ही लकड़ से पड़ा हुआ था। उसका फिर बेटा था कोई क्यूमर्स, 2-3 महीने का रहा होगा। उसने क्या किया, उसको सामने रखकर गद्दी पर बिठाकर खुद क्या बन गया, राजा शासक बन गया। इसको बोलते हैं खिलजी क्रांति। क्या बोलते हैं? अगर गुलाम वंश चलता रहता तो और खिलजी ना आते तो अनवरत प्रयोग नहीं हो पाते, अनवरत विजय नहीं हो पाती। खिलजी क्रांति का मतलब यह है कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी टॉप पर था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उन सभी सरदारों की हत्या कर दी जो उसको मारना चाह रहे थे, और खुद क्या कर दी, गद्दी हत्या ली। जनता को दिखाने के लिए एक छोटा सा बच्चा बिठा दिया गद्दी पर, 2-3 महीने का, क्यूमर्स जिसका नाम था, और कुछ समय बाद उसकी भी हत्या कर दी। क्या कर दी? अब ऐसे मत विचलित हो जाइए। शासक बनने के लिए क्या कई बलिदान करने पड़ते हैं, बलियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली में गुलाम वंश समाप्त हो गया, खिलजी क्रांति आ गई। खिलजी क्रांति क्या दिखाएगी अब आपको? अनवरत प्रयोग दिखाएगी, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आएगा, उसके बाद उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? नए नए प्रयोग करेगा, बाजार नियंत्रण व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? बाजार नियंत्रण व्यवस्था। और क्या करेगा? अनवरत विजय, मंगोल अटैक होंगे उसके समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल अटैक किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। कितने? 6 अटैक हुए। उनको क्या करेगा? सामना करेगा उनका अलाउद्दीन खिलजी, है ना। नित नए नए प्रयोग। तो मैंने कहा जब क्या होता है, चेंज होता है ना, सत्ता जब चेंज होती है तो कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है। क्या होता है? समझ में आया? डॉक्टर ए.वी. हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहते हुए कंसोलिडेशन शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा? कंसोलिडेशन शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार के निजामी ने बलबन का उल्लेख एक अभिनेता के रूप में किया। के निजामी कहते हैं एक अभिनेता था। अभिनेता ही था भाई, जिसका मुंह कितने गज का था, इतना ऊंचा तो उसका मुकुट, उतनी नीचे उसकी दाढ़ी, कई गज का तो उसका मुंह था। देखकर ही क्या होती थी, हंसी आती थी, पर हंसना मना था, मृत्युदंड था सीधे। क्या था? अगर कोई हंस गया तो बलबन को लगता शायद मुझे देखकर हंस रहा है। या शासकीय कार्यों में हंसने का मतलब क्या है? हाथ बांधे खड़े रहना। अगर पूरे दिन भर दरबार चला तो पूरे दिन भर सरदार क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे हाथ बांधकर। ठीक है, बलबन का उत्तराधिकारी कौन बना? कैकुबाद बना। फिर मैंने कहा क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया गया, और फिर तो आपको पता है खिलजी क्रांति हुई और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बन गया। इतना समझ में आ गया? तो अब जो खिलजी वंश है उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।